तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस यही मेरी कामना है। तो मुझे लगता है कि आपको जैसे मैंने पढ़ा रही हूँ सारा सब मतलब आप लोगों को तो समझ आ रहा है, पर मेरे को एक कंप्लेंट करना है आप लोगों से। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। अपने दोस्तों के पास भेजो यार, तब ना उन लोगों को पता चले कि इतना अच्छा हिंदी भी पढ़ाई हो सकता है। एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जो हिंदी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है। लग जाओ हिंदी पे, और हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे को भी लग रहा है कि हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस मेरे साथ डटे रहो लास्ट तक। मैं कहती हूँ तुमको 100 में 100 ला के दिखाऊंगी। ये मेरी चैलेंज है। बस तुम अपने तरफ से भी पूरा दो। ये नहीं कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो, यहाँ टाइपिंग कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? तो आज आ गए हैं आपके सामने एक नया तिरंगी सा कविता लेके, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। अब चलिए पढ़ते हैं एक नए अंदाज में, सरल अंदाज में, यूं चुटकियों में कंप्लीट करने वाले हैं। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय की रात का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख अर्थात भारतवासी जिस पे तुम जुर्म करते जा रहे थे, वो अब सुगबुगा उठी, उसके अंदर भी ज्वाला जल चुकी है। दो राह समय के रात घर घर, दिन और रात का नाद सुनो, आवाज सुनो। नाद करते हैं यहाँ ध्वनि, ठीक है? तो ध्वनि सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। जिस सिंहासन पर अंग्रेज बैठे हैं, जिस सिंहासन पर नेता, यहाँ अंग्रेजों का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेज बोला जा रहा है, यहाँ नेता भी बोला जा रहा है कि सिंहासन खाली करो, अब यहाँ की जनता आ रही है। उस सिंहासन पे अब यहाँ की जनता बैठेगी, नेता नहीं बैठेंगे, अंग्रेज नहीं बैठेंगे, जनता। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें, अनजान मूर्तें, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, ठंडे की जो कसक थी, जो कष्ट थी, वो सदा सहती थी। वो जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे हैं, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जो अंग अंग में जो ये टैक्स, इसका टैक्स, उसका टैक्स, ये कर, वो कर, ये पेंशन, ये फलाना ठिकाना ढिमकाना, सब करवा लो। सब तरह से बस जनता को एक सांप की भांति चूस रहे हैं। वैसे तो वो फिर भी वो मुंह नहीं खोलती थी। वो अपने ऊपर जो हो रहे कष्ट है, जो हो रहे दरिंदगी है, उसको बर्दाश्त करती थी। वो जनता अब उठ चुकी है। जनता, हाँ जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता जो है सचमुच में बहुत वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। अब देखना है कि जनता इस पे क्या कहती है, कि जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है, ठीक है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। वो जो हम लोग हैं, जो हम लोग जनता है, वो एक फूल है जिसको एहसास नहीं है किस चीज का। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुंह, दोनों में मतलब समझो जरा। दोनों का अर्थ है यहाँ जीवन और मरण। जब चाहो तोड़ो उसको, मरनी में लगा दो उसको जीवन में लगा दो। जैसे फूलों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जब हम लोग का जहाँ इस्तेमाल होता है वहां हम लोग को यूज कर लिया जाता है। हम लोग दूधमुही बच्चे जैसे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक मिनट, हाँ, दूधमुही बच्ची जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। जैसे कि हम लोग को बस अंग्रेज हो या नेता हो, जब हम लोग आवाज उठाते हैं हम लोग को दूध का नेपल पकड़ा दिया जाता है, दूध का डब्बा अर्थात, और 4 खिलौने जिसमें हम लोग उलझ जाते हैं बस। लेकिन हमें मांग किस चीज की थी? हमें पूरे सिंहासन की मांग थी, पर हम क्या करते हैं, उन्हें लगता है तो वही बच्चे हैं, हमें सिर्फ दूध दे देंगे और एक 4 खिलौने दे देंगे, बस हम लोग उसी में उलझे रह जाएंगे। ये जनता अब नहीं रही। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकटी चढ़ाती है। भूडोल बवंडर उठते हैं जब झंडा भ्रिकटी चढ़ाती है। जनता जब अपने लिए लड़ती है। दो रात समय की रात का घर घर नाद सुनो, दो रात दिन रात का नाद सुनो, ध्वनि सुनो उस रथ की। सिंहासन खाली कर दो, अब जनता आ रही है, क्योंकि अब जनता ने भ्रिकटी तान ली है। अब जनता अपने लिए लड़ने के लिए आ रही है। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जो चिल्लाती है उसे महलों की, जो नेता महलों में बैठे हैं, जो अंग्रेज महलों में बैठे हैं, उसे नींव उखड़ जाएगी। इतना जनता की आवाज में ताकत है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जो तुम्हारा ताज पहने खिलाते हो, वो जनता के सांस से हवा में उड़ जाएगा। इतना ताकत है जनता में। जनता की रोके राह समय के ताव कहाँ। जनता को समय का ताव कहाँ,
ऐसा रोके राह, कौन राह रोक सकता है? समय का इतना ताव नहीं है जो जनता को रोक सकता है, इतनी पावरफुल है जनता। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दी सहस्त्रवाद का अंधकार, बीता ग्वाक्ष अंबर के धके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वृक्ष उमड़ते आते हैं। जो अब अंबर है उसको फाड़ते हुए चीरते हुए जो जनता स्वप्न देख रही है वो आ रही है। जो उनके वृक्ष उमड़ते हैं, जो वृक्ष उमड़ते हैं वो उनकी स्वप्न के वृक्ष रहते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र का, जगत का, पूरे विश्व का आ पहुंचा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, 33 कोटि, 33 कोटि करोड़, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। जितना जनता है 33 करोड़, उस समय शायद ये लिखे होंगे तो 33 करोड़ ही हो, तो ये बोलते हैं 33 करोड़ सिंहासन खाली करो। अब 1 या 2 सिंहासन नहीं रहेगा, अब 33 करोड़ सिंहासन रहेगा, उस पर हम लोग जनता विराजमान करेंगे, हर जनता सिंहासन पर विराजमान करेगी। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, जितने 33 कोटि 33 करोड़ जनता के सिर पे मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, तुम आरती का थाली किसे ढूंढता है? मंदिरों, राजप्रसादों में, तहखानों में नहीं। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, जो देवता सड़कों पे जो मजदूर काम कर रहे हैं वो है देवता। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, जो तुम्हें अनाज दे रहे हैं वो है देवता। मंदिरों में नहीं ढूंढो, राजप्रसादों में नहीं ढूंढो, तहखानों में नहीं ढूंढो। फावड़े और हल राजदंड बनते हैं। तो फावड़े एक अच्छा रुकिए मैं बताती हूँ, ये इस टाइप का होता है, फावड़े और हल होता है। हल भी वैसे ही होता है, हाँ, हल ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे निकला रहेगा, ठीक है। फावड़े और हल ये राजदंड है, जैसे मसाल वाला जो राजदंड रहता है वो नहीं, अब फावड़े और हल राजदंड है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, धूसरता मतलब जो धूल वूल है वो सोने का श्रृंगार सजाती है, जैसे राजाओं को सोने का श्रृंगार सजता है वैसे ही धूल मिट्टी। दोहरा समय की रात का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोनों राह जो है उसका रथ का घर घर नाच सुनो, उसका आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये थी कविता, ठीक है। तो ये जो कविताएं हैं ये इन्होंने लिखी है, आज रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। ये बताते हैं कि अब जो जितना जुल्म करना था वो तुम कर चुके हो। अब जो 33 कोटि जो जनता थी वो अब आ चुकी है, अब वो अपना सिंहासन खाली करवाने की बात कह रही है, तुम सिंहासन खाली करो, वो आ रही है। हम जनता, जैसे आज आप जब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, पर अभी भी वो गलतियां हम लोग दोहरा रहे हैं। हम सिर्फ वोट देने में अपना वक्त जायज करें, आखिर हमारी क्या मांगे पूरी हो रही है? आखिर अब सड़कों को देखें, जो जनता है जो सिंहासन पे बैठी है वो गिट्टी का महल बन चुका है, और जिन्हें जनता बनना था वो आज महलों में बैठे हैं, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ते हैं पहले हम, जिन्होंने इतना सुंदर कविता, इतना चेतना भरी आपके दिमाग में कि क्या हो रहा है और आपको क्या करना है, शायद आपको इससे अंदाजा मिल चुका होगा। राष्ट्र कवि, अब ये कौन थे? राष्ट्र कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो बिहार की पावन भूमि से एक और कवि हमारे पास आ चुके हैं। बिहार की पावन भूमि, बिहार को जो महान बनाते हैं ऐसे कवि आज के हमारे प्रस्तुत। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। हाईलाइट करते जाइएगा, मैं साथ में बोल रही हूँ, आएगा ऑब्जेक्ट में, फिर नहीं कहिएगा मैम करवाई नहीं थी, मैं पहले ही हाईलाइट करवा दे रही हूँ। दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा गाँव, दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? गांव से, और उसके आसपास हुई थी। 1928 ईस्वी में इन्होंने मोकम्मा घाट रेलवे हाई स्कूल में, ये पूछ सकता है, ये सब नॉलेज रखिएगा प्लीज, मैट्रिक हाई स्कूल से। और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज में इतिहास में बीए ऑनर्स किया था। किसमें किया था? इतिहास में किया था। वे HE स्कूल बड़बीघा के, ये तो पूछ सकते हैं, बड़बीघा के प्रधानाध्यापक थे। कौन से प्रधानाध्यापक थे? HE स्कूल बड़बीघा। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्टर और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के। अब ये सब पूछेगा कि क्या क्या थे वो, ये सब आप लिख सकते हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। उप कुलपति थे, कहाँ थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार थे, जितने बड़े कविताएं लिखते थे उतने बड़े गद्य भी लिखते थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं थी,
सब कुछ उजागर कर देती थी। इनकी जो भाषा थी ये कुछ रहस्यवादी नहीं करते थे, जो था एकदम सामने था, जो है तुम देख लो, यही है हम वो। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रमिमर्थी, नील कुसुम, उर्वशी। उर्वशी पे इनको कोई पुरस्कार भी मिला है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा, हाड़े की हरिनाम, काव्य कृतियां हैं। एवं मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय। कितने अध्याय? 4 अध्याय। काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियां हैं। ये सब गद्य कृतियां हैं, ठीक है, जो गद्य के रूप में है, ठीक है। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखो बोले थे ना पुरस्कार भी आएगा। उर्वशी पे कौन सा मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उन्होंने भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण भी, वाह देखो ये तो ये एकदम कर लेना। कौन से कवि को मिला है पद्म विभूषण? रामधारी सिंह दिनकर जी को। बहुत सारे कवि को मिला होगा, याद कर लेना। अगर ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर जी हैं तो याद रखना कि रामधारी सिंह दिनकर जी पे लगा देना है। दिनकर जी वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। देखिए कितने बड़े आदमी थे, कवि, गद्यात्मक, प्रोफेसर और राज्यसभा के संसद भी हैं थे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। किसके? उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग के प्रभावमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं, ठीक है। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में की ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि बने। 30वें दशक में शुरू की थी, ठीक है, 30 के दशक में, और चौथे दशक में बने प्रमुख कवि। उन्होंने प्रबंध, मुकत, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। इतनी सारी चीजों में इन्होंने प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक है, ठीक है, और उत्कृष्ट है, महान है। भारतीय और पश्चात साहित्य का उनका अध्ययन अनुशील, विस्तृत एवं गंभीर है, ठीक है। इन्होंने इतिहास और एक मिनट ये मैं ज्यादा बोझ नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए ज्यादा चीज अंडरलाइन भी नहीं करवा रही हूँ, ये हाईलाइट भी नहीं करवा रही हूँ। जो है मेन वो मैं करवा रही हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। इन्होंने इतिहास और संस्कृत परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीतिक दर्शन का वैश्विक बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है, ठीक है। ये समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, दर्शन का वैश्विक, ये सब सांस्कृतिक परंपरा को काफी अच्छे तरीके से अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम देखे ही पढ़ गए इनका काव्य। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता, आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जो जय घोषणा है, हम पढ़े, जो आधुनिक भारत है उसमें जनतंत्र की जय घोषणा है, उसमें जनतंत्र के सारे जो जनता है उसके मन में जनतंत्र जगाने के लिए है। सदियों की देशी विदेशी परधनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। सदियों से जो देशी विदेशी लोग हम लोग पे अत्याचार किए जा रहे थे, उसके बाद जो हमें जनतंत्र मिली, उसके बारे में ये कविताएं हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई, जनतंत्र की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों में को कविताओं में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है जिसमें जनता ही ईश्वर सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। अब यहाँ तक देखो क्या है, ये जो है वो ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्राय से जो उजागर करते हैं, जो बताते हैं कि क्या है, और जो इसमें ये बताते हैं कि जो जनता है वो खुद ही अपने सिंहासन लेना चाहती है, खुद ही अपने सिंहासन पर बैठना चाहती है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है, इस कविताओं में ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि देख सकते हैं उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया, ये सब ऐतिहासिक महत्व भी है। तो ये कविता पढ़ के तो हमें लगा ही होगा कि हमारा भारत भूमि कितने दिनों तक किसी की गुलामी करने के बाद जो जनता ने ठाना, और आज हम सब आजाद, सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ महान जितने भी देश भूमि के के प्रति जितने भी महान लोग थे, जिनके अंदर देश प्रेम था, उनके कारण आज हम लोग आजाद हैं, आप आजाद हैं। जब 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, सिर्फ उन लोगों के कारण, तो उनको एक विनम्र प्रणाम तो जाता ही जाता है। तो ये जो कविताएं थी, ऐसे हम देख सकते हैं कि ये फुल, मतलब ये पूरी जो थी, ये हम लोग के अंदर चेतना, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अंग्रेजों की थी, ये हमारे लिए भी थी। तुम जनता हो, तुम सिंहासन पे आज भी बैठी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा वो सिंहासन पर, तुम सिंहासन पर बैठी हो, अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी गलत हो रहा है तुम आवाज उठा सकती हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो तुम आवाज उठा सकते हो, क्योंकि ये किसी और की मर्जी से नहीं, ये तुम्हारे मर्जी से चल रहा है, तुम अपना खुद के राजा हो। हाँ, हर चीज का कुछ रूल नियम रहता है, उतना वो तुमको फॉलो करना, अगर उसके आगे तुमको कोई रोक रहा है
तुम उसके प्रति आवाज उठा सकते हो, क्योंकि ये कभी नहीं भूलना कि तुम सिंहासन पे बैठे हो। और मैं याद दिला दूँ आप बच्चों को कि आप एक और सिंहासन पे बैठे हैं, वो है बोर्ड का एग्जाम। पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। और जैसे मैंने हिंदी से समझा रही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आता होगा। टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्वेश्चन आंसर भेजिएगा। अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट 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 खूब कमेंट कर दो, फिर तो मैम आ ही जाएंगे। उम्मीद होगा आपको समझ आया होगा। मुस्कुराते खिलखिलाते अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ, और तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ और पढ़ते रहिए नए अंदाज में हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा कुछ मिलेगा इस चैनल पे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।